नमस्कार दोस्तों, एसबी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन फिर लेके आए हैं साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। मैं विद्याधर आपके सामने टेस्ट सीरीज लेके आया हूं, जिसमें अपन लेके आ रहे हैं आपके सामने रिपीटेड जो एसएससी जीडी के जो अपना टारगेट है 2025 एसएससी जीडी, यानी अभी नहीं तो कभी नहीं, उसी के अंदर क्रमबद्ध रूप से अपन क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं आप बढ़िया उनका बेहतरीन फ़ायदा ले पा रहे होंगे, या उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे होंगे, तैयार कर पा रहे होंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी, आज की जो अपन थीम माने कि चाहे आदमी हो और चाहे किताब हो, अगर जिसके उपयोग की नहीं होती वो उसके लिए एक प्रकार से रद्दी होता है। तो ये क्वेश्चंस भी ऐसा लग सकता है कि बहुत सारे जिनको अभी इसकी रिक्वायरमेंट या नीड नहीं है तो वो अपने आप में इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं पहचान पाएंगे, बट अगर आप इसमें ध्यान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से क्वेश्चनों को समझ पाएंगे। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक यानी फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है, यानी कुल मिला के मीनिंग हमें ढूंढना है नहीं है। खाद्य परिरक्षक कहते किसे हैं भाई? सबसे पहली बात, यानी हम जो भोजन लेते हैं उस भोजन का क्या करना होता है भाई? संरक्षण करना होता है। भोजन का क्या करना होता है? संरक्षण करना होता है। और उसको सुरक्षित करने के लिए या उसको रखने के लिए, लॉन्ग टाइम तक स्टोर रखने के लिए जिन पदार्थों की ज़रूरत होती है वो कहलाते हैं क्या? परिरक्षक। क्या कहलाते हैं भाई? परिरक्षक, कंजर्वेटिव। तो इसका मतलब ये जो कंजर्वेटिव होते हैं इसके रूप में किसका किसका यूज़ किया जाता है और किसका नहीं किया जाता वो हमें बताना है। तो उसने दिया है पहला कि विनेगर का यूज़ करते हैं। विनेगर एसिड होता है जिसको अपन सिरके का अम्ल भी कह देते हैं, इसी को एथेनॉइक अम्ल भी कह देते हैं। और विनेगर एसिड का सूत्र आप सभी को पता है, CH3COOH जो होता है ये विनेगर एसिड होता है हमारा, जिसको एथेनॉइक एसिड या एसिटिक अम्ल अपन यहाँ कह देते हैं। दूसरा आ रहा है सोडियम क्लोराइड, जिसको आप टेबल साल्ट भी कह देते हैं। और ये टेबल साल्ट जो होता है इसी को अपन दूसरा नाम कह सकते हैं, साधारण नमक भी कह सकते हैं। इसी को अपन कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान होगा NaCl जो होता है उसका उपयोग यहाँ किया जाता है। तो ये जो NaCl है इस NaCl का अपन यहाँ उपयोग करें पाते हैं। दूसरी खास बात और बातचीत करें हम तो पाते हैं कि NaCl जो है उस NaCl का उपयोग अपन यहाँ कर रहे हैं। दूसरी खास बात, NaCl जो है ये आपको बताता है कि सोडियम क्लोराइड बोल देंगे इसी को ही, और इसी को ही अपन क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक यानी टेबल साल्ट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी खास बात है भाई, अगला हमारे पास दिया हुआ है अम्लराज। क्या दिया हुआ है? अम्लराज। इसको ही दूसरा नाम भी दे सकते हैं क्या? एक्वारेजिया। क्या नाम दे सकते हैं भाई? एक्वारेजिया, या इसको ही बोलते हैं भवकता द्रव्य। और ये जो भवकता द्रव्य होता है यही एक्वारेजिया कहलाता है, इसी को ही अम्लराज कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि अम्लराज का जो अपने आप में फॉर्मूला होता है वो अम्लराज क्या है, तो ध्यान से देखने की कोशिश करिए। ये HCl हमारे पास में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है और एक होता है HNO3, उन दोनों का रेशियो होता है। और रेशियो भी क्या होता है भाई? 3:1। यानी हम कह सकते हैं कि HCl और HNO3 का 3:1 जो होता है वही अपने आप में क्या कहलाता है? अम्लराज या एक्वारेजिया या भवकता द्रव्य कहलाता है, जो सोने जैसी धातुओं को पिघलाने के लिए यूज किया जाता है। तो प्रश्न एग्जाम में यही पूछा हुआ है, सोने के आभूषणों को, जो आभूषण होते हैं उनको चमकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप कह सकते हो एक्वारेजिया का उपयोग किया जाता है। अगला आ रहा है सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट इट मीन NaNO2। ये जो हमारा सोडियम नाइट्राइट होता है
तो सोडियम नाइट्राइट का परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है, जो हमें पता है। विनेगर एसिड का भी उपयोग किया जाता है। इसी के साथ आपका सोडियम क्लोराइड है, उसका भी इसमें उपयोग किया जाता है। तो आपके पास में आंसर बच जाएगा अम्लराज, जो किसी चीज़ को संरक्षित करने में उपयोग नहीं आता, ये तो मेल्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, अम्लराज या एक्वारेजिया या बबकता द्रव्य। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब इसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है भाई, देखे कौन सा आ रहा है। एक विसंगति तत्व है, उस विसंगति तत्व को या अपने आप में एनोमेली एलिमेंट्स है, उसकी पहचान करनी है, जो समूह फर्स्ट और समूह 17 दोनों से ही संबंधित हो। यानी कहने का मीनिंग है कि इन दोनों से संबंधित हो और कोई ना कोई अमेलित इनमें से अलग एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है, जिसको अपन कह सकते हैं समूह फर्स्ट भी कह सकते हैं और समूह 17 भी कह सकते हैं। इन दोनों से कहीं ना कहीं वो क्या है? रिलेटेड है। तो हमें पहचानना है। तो सबसे पहली बात, अगर हम बातचीत करें तो इनमें से अमेलित कौन सा है, उसको हम विसंगति तत्व को पहचानेंगे। तो सबसे पहला आ रहा है नाइट्रोजन, जो इन्वायरमेंट में पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस कितने परसेंट पाई जाती है भाई? 78%। यह सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली तत्व या गैस है। ऐसे ही ऑक्सीजन आता है, जो हमारे पास श्वसन के लिए काम में आ रही है, और ये कितनी होती है भाई? 21% अपने आप में क्या होती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। क्लोरीन है, जो बहुत ज़्यादा क्या है? विषाक्त या टॉक्सिक गैस होती है। तो प्रश्न एग्जाम में ये भी आ जाता है कि सबसे ज़्यादा जहरीली गैस कौन सी है? तो आप बोल सकते हो क्लोरीन, यानी बहुत ज़्यादा पॉइजनली होती है। दूसरी खास बात इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि विषाक्त के साथ साथ ये अपने आप में क्वेश्चन एग्जाम में छुपा हुआ है कि फूलों का रंग उड़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, या कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है? तो आप जवाब दे देंगे क्या? क्लोरीन। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन अपने आप में इस पीरियोडिक टेबल का सबसे महत्वपूर्ण और आवारा या सबसे हल्का या एकमात्र, जिसको अपन अस्थायी भी कह सकते हैं, या जिसके पास में न्यूट्रॉन रहित नहीं है, तो यानी न्यूट्रॉन रहित भी कह सकते हैं। तो सबसे आवारा तत्व है, हल्का तत्व है, अस्थायी तत्व है, न्यूट्रॉन रहित तत्व है, और सबसे हल्के नाभिक वाला तत्व भी आपसे पूछे तो भी आपका जवाब क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो ये सारी बातें आपकी इससे रिलेटेड हुई। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा भाई, जिसको हम कह सकते हैं कि सबसे अपने आप में क्या है? अलग है। और क्यों है वो सब बातें हमने बताई हैं। बाकी सभी के जो नाभिक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, बट ये जो न्यूक्लियस होता है ये अस्थायी होता है, इसका कोई भी स्थायित्व नहीं होता है। कारण है उसके पीछे आपको पता है कि न्यूट्रॉन नहीं है, और बिना न्यूट्रॉन के नाभिक का कोई भी स्थायित्व नहीं है। जिस प्रकार से अपन कहते हैं कि सब शादी से पहले कुंवारे लड़कों का भी स्थायित्व नहीं है, कारण है वहाँ राजा है लेकिन रानी नहीं है। तो बिना न्यूट्रॉन के कोई भी न्यूक्लियस स्थायी नहीं हो पाएगा। न्यूक्लियस का होना बहुत ही क्या है? जरूरी है। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है भाई, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। सन डेट दी गई है अपने पास में 1772 के अंदर डेनियल रदरफोर्ड ने किसी एक तत्व की खोज करी थी, जो अपने आप में गंधहीन है, रंगहीन है, यानी स्मेललेस, कलरलेस और टेस्टलेस, और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व के समान भी काम है। गैस का आविष्कार भी किया था, और उसी समय CW सीले और कैवेंडिश ने इसे स्वतंत्र रूप से पृथक किया गया था। तो कहने का मीनिंग है कोई ना कोई एक ऐसा तत्व है जिसके 1772 में खोज हुई, और डेनियल रदरफोर्ड ने उस तत्व की खोज करी। तो हमें साफ साफ पता है कि यहाँ उसके अंदर जो खोज किए जाने वाला तत्व है, तो ऑर्गन जो अपने आप में नोबल गैस है, अक्रिय गैस है, तो इसका तो ऐसा कुछ था ही नहीं। दूसरा आ रहा है फ्लोरीन, ये भी अपने आप में हैलाइड होता है, 17 ग्रुप में पाया जाता है, ये अपने आप में 18 ग्रुप में पाया जाता है।
तो दोनों अलग हैं। नाइट्रोजन जो है, उस नाइट्रोजन की हम बातचीत करें तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन मेनली अपने आप में हो सकता है ऑक्सीजन, जिसकी खोज प्रिस्टले ने की थी। तो इसलिए हमारे पास यहाँ राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी रदरफोर्ड ने, डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 के अंदर जो नाइट्रोजन नाम का जो एलिमेंट था, तत्व था, उसकी क्या करी थी, डिस्कवरी की थी। और ये जो डिस्कवरी की गई थी तो वो अपने आप में एलिमेंट कैसा था, जो नाइट्रोजन है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि वो गंधहीन है, स्वादहीन है, रंगहीन है, ये सारे उसके अंदर गुण पाए जाते हैं। प्रश्न ये भी पूछा हुआ भाई, बल्ब में भरी जाने वाली गैस, तो बल्ब में गैस कौन सी थी, तो भी हम कह सकते हैं नाइट्रोजन। लेकिन बल्ब में भरी जाने वाली अक्रिय गैस पूछ ले तो आप बताओगे क्या, ऑर्गन। तो ये हमें दोनों प्रश्न इससे रिलेटेड याद रखनी है। दूसरी खास बात ये, वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है वो अपने आप में कितनी होती है भाई, 78% होती है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं ये नाइट्रोजन जो है ये पेड़ पौधों को नाइट्रेट की फॉर्म में यूज ली जाती है। और इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करने की प्रोसेस है, इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिक्सेशन कहते हैं, या इसी को ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। तो ये स्थिरीकरण बोलो, फिक्सेशन बोलो या नाइट्रोजन का, तो ये अपने आप में इससे संबंधित प्रोसेस हुई। दूसरी खास बात, ये जो करते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करने का काम करते हैं, उनमें से एक जीवाणु होता है जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा है, राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, जो अपने आप में सहजीवी होता है, यानी को लिंकेज होता है, जो एक के साथ में जुड़ करके काम करता है। तो सहजीवी जीवाणु कौन सा है, राइजोबियम है, जो अपने आप में डाइकोट, जो जितने भी प्लांट होते हैं उनकी रूट्स में पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ आप साझा कर सकते हो और अपने दोस्तों से बता भी सकते हो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो बोरॉन परिवार के किसी तत्व का क्वथनांक उच्च होता है। और ये बोरॉन परिवार का जो तत्व है इसका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, जो इसे उन तापमानों के रिकॉर्ड करने के लिए आदर्श बनाता है जिनके ऊपर थर्मामीटर वाष्पीकृत हो जाएगा। यानी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मापने के लिए बोरॉन परिवार के कौन से सदस्य को अपने आप में थर्मामीटर के अंदर काम में लिया जाता है। तो आप बता सकते हो कि बोरॉन परिवार के अंदर हम देखें तो बोरॉन का परिवार कौन कौन है भाई, तो अपन कह सकते हैं बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला। तो ये हमारे सारे के सारे इसके बोरॉन के फैमिली के सदस्य हैं। ऐसे हमारे पास में आता है कार्बन, काशी, गए, शंकर, प्रभु। तो ये हमारे पास में किसकी फैमिली आ गई भाई, कालिया की फैमिली आ गई, ये बोरॉन की फैमिली आ गई। तो बोरॉन की फैमिली के अंदर कौन सा एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के लिए काम में लिया जा रहा है, तो ये कह रहा है इंडियम, तो आईएन, थेलियम तो टीएच, एल्यूमिनियम तो एल, और गैलियम तो गैलियम। तो इनमें से कौन सा है जिसका उपयोग बहुत ज़्यादा बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर भी रीड करने के लिए काम में लिया जाता है, तो ये होता है गैलियम, जिसका नंबर पूछे तो आपसे बता सकते हो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 31 होता है। कितना होता है, 31। दूसरी खास बात हम देखें तो 31 के बारे में अगर बातचीत करें तो आप कह सकते हो कि गैलियम जो है वो 31 नंबर पे होता है। इसका मीनिंग है कि उसके पास में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 31 ही होंगे, प्रोटॉन भी कितने होंगे, 31 ही होंगे, और जेड तो उसका है ही 31। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। दूसरी खास बात, ये जो गैलियम है ये अपने आप में पी ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन से ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का। इसके जस्ट पीछे होता है 30 नंबर पे Zn। वो Zn अपने आप में कौन से का था भाई, वो अपने आप में डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो इस प्रकार से ये रिप्रेजेंटेटिव या निरूपक तत्वों के रूप में काम में आएगा। और ये जो है ना जिंक, ये अपने आप में संक्रमण तत्वों के रूप में काम में आएगा। तो ये हमारी बातें इससे रिलेटेड हुई, जो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, इसी के साथ अपन आगे बढ़े हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करने के लिए या उसके शोधन के लिए सर्वाधिक व्यापक तरीके से काम में ली जाने वाली विधि या मेथड है। तो कौन सा मेथड या विधि है जो अपने आप में इन तत्वों के लिए उपयोग में ली जाती है या इनको धातुओं के जो शुद्धिकरण होता है उसके लिए काम में ली जाती है। तो हमारे पास दिए हुए हैं भाई, पहला दिया हुआ है विद्युत अपघटनी परिष्करण, इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिफाइनिंग है उस मेथड से करते हैं। दूसरा कह रहा है द्रवीकरण परिष्करण यानी लिक्विडेशन रिफाइनिंग। तीसरा आ रहा है वाष्प प्रावस्था परिष्करण यानी वेप्योर फेज रिफाइनिंग। और चौथा आ रहा है दंड विलोडन परिष्करण यानी पोलिंग रिफाइनिंग। तो यानी इन सब के बारे में अगर बातचीत करें तो सबसे राइट आंसर हमारा क्या होगा भाई, विद्युत अपघटनी जो परिष्करण होता है ना, जिसको अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो होती है, उसके द्वारा अपन विद्युत के द्वारा इसकी धातु का शुद्धिकरण कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी 4-5 बातें हमें याद रखनी है। पहला क्वेश्चन कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के अंदर करंट कौन सा काम में लेते हैं, तो याद रखना है ये हमेशा डीसी करंट के द्वारा ही किया जाता है। दूसरी बात हमें याद रखनी है, इसके अंदर हमारे पास 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है कि एनोड के रूप में कौन से अपने आप में टर्मिनल का यूज किया जाता है। तो यानी शुद्ध धातु जो होती है वो हमेशा कहाँ प्राप्त होती है भाई, तो अपन कह सकते हैं प्योर जो मेटल होगी वो अपने आप में किस पे मिलेगी, एनोड पर मिलेगी। लेकिन अशुद्ध धातु जो होती है उसके रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो कैथोड का रूप में उपयोग किया जाता है, जिसके नीचे जमा गंदगी को अपने अशुद्धियाँ नाम देते हैं और इनको अपन बोलते क्या हैं, तो जो शुद्ध धातु है वो तो हमें कहाँ प्राप्त हो रही है भाई, कैथोड पर। और इम्प्योर जो होती है वो अशुद्ध धातु होती है, उसके रूप में किसको काम में लिया गया है, एनोड को। तो एनोड के नीचे जो गंदगी जमा हो जाती है उसको नाम देते हैं क्या, एनोड पंख। क्या कहते हैं भाई, तो प्रश्न एग्जाम में यही पूछा हुआ है कि शुद्ध धातु के रूप में कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, तो हम साफ साफ कह सकते हैं शुद्ध धातु के रूप में कौन होगा, हमारा कैथोड। और अशुद्ध धातु के रूप में या इम्प्योर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, एनोड का। दूसरी खास बात है, इस इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के दौरान हम पाते हैं कि इसको विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी या रिफाइनिंग भी कह सकते हैं। इससे धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है और वो जो धातुएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, उच्च अभिक्रियाशील होती हैं और उच्च अभिक्रियाशील तत्वों का इसके द्वारा क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये सारी बातें हमारी इससे रिलेटेड हुई। नेक्स्ट फिर हम पाते हैं अगला हमारे पास मेथड आ रहा है जिसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई, इन 1784 में हमारे पास में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ दोनों को रिएक्शन करने पर अपने प्रयोग की मदद से जल की संरचना की खोज करी। यानी पहले ही क्वेश्चन बनता है, जल जो होता है उसका फॉर्मूला आपसे पूछ ले तो बताएंगे H2O, लेकिन आपसे नाम देके पूछता भारी जल तो आप क्या कह देते भाई, D2O। तो भारी जल का फॉर्मूला D2O और केवल जल का फॉर्मूला H2O। दूसरी खास बात, इसके बारे में अगर बातचीत करें तो इस H2O के हम देखें तो ये अपने आप में रेखीय संरचना बनाता है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो पहला प्रश्न यही बन जाता है कि जल का संकरण जो होता है वो अपने आप में कैसी संरचना देता है, तो हम बोलेंगे रेखीय संरचना देता है। और इसमें जो संकरण होता है उस संकरण के अकॉर्डिंग यहाँ जो बंद कोण होता है वो बंद कोण कितने डिग्री पे पहुँच जाता है भाई, 180 पे पहुँचे जाता है। दूसरी खास बात आप बता पाओगे कि ये जो जल होता है इसमें हमने देखा कि एक हाइड्रोजन और अपने आप में ऑक्सीजन दोनों पार्टिसिपेट होते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन का जो मास होता है वो है 2 और ऑक्सीजन का मास है यहाँ 16। तो प्रश्न यही पूछा हुआ है कि अनुपातिक रेशियो क्या है इनका, तो अपन बता देंगे 2 1 जा 2 और 2 8 16। तो यानी इन दोनों के बीच में जो अनुपातिक या अपने आप में रेशियो जो पाया जाता है वो 1:8 में ये साझा करते हैं और उससे जल का निर्माण करते हैं।
दूसरी खास बात, वो अपने आप में जल के निर्माण के लिए जो खोज करी है, डिस्कवरी करी, वो किसने की थी? तो आपका आंसर राइट होगा भाई ऑप्शन नंबर डी, जिसको आप कह सकते हो हेनरी कैवेंडिश ने इस जल के अणु के निर्माण की क्या कर दी? खोज कर दी। दूसरी खास बात, जोसेफ प्रिस्टली जो आए, इन्होंने अपने आप में ऑक्सीजन की खोज कर दी। हर्बर्ट सी ब्राउन जो आए, उस ब्राउन के बारे में हम कह सकते हैं कि हमारा जो कोशिका का न्यूक्लियस होता है वो किसने कर दी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। ऐसे ही आप कह सकते हैं जॉन डाल्टन, तो डाल्टन के बारे में हम कह सकते हैं पीछे हाथ दिया था इन्होंने परमाणु का सिद्धांत, तो यानी एटॉमिक थ्योरी किसने प्रोवाइड करी? तो भी आप कह सकते हो परमाणु सिद्धांत जो होता है वो जॉन डाल्टन ने दिया था। तो ये सारी बातें हमारी इससे रिलेटेड हुई हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है एक्टिनाइड श्रेणी, यानी हमारे पास दो श्रेणियां होती हैं, एक होता है लेंथेनाइड और एक होता है एक्टिनाइड, उसका सदस्य है। तो लेंथेनाइड जो अपने आप में श्रेणी थी, उस लेंथेनाइड श्रेणी को तो अपन कह सकते हैं एल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्टिनाइड को ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेंथेनाइड तत्वों की सीरीज जो होती है उसके लिए अपन कह सकते हैं कि अपने आप में कहाँ जाते हैं भाई? 57 से लेकर के 71 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट दूसरा हमारा आता है 89 से लेकर के 103 तक के जो होते हैं, ये अपने आप में क्या कहलाते हैं? एक्टिनाइड एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा तत्व है जो एक्टिनाइड श्रेणी का होता है या एक्टिनाइड श्रेणी के अंदर उसको काउंट किया जाता है? तो हमें पता है मैग्नीशियम, जो तो अपने आप में किस में आएगा भाई? ये तो क्षारीय मृदा धातु तत्वों में आता है, यानी बेसिक सॉइल मेटल एलिमेंट जो होते हैं उनके अंतर्गत इसकी काउंटिंग होती है। किसकी? मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम के। दूसरी खास बात अगला आ रहा है ल्यूटीशियम, थोरियम और लेंथेनम। तो ल्यूटीशियम, थोरियम, लेंथेनम में हम बातचीत करें तो हम कह सकते हैं जो थोरियम होता है वो थोरियम अपने आप में तत्व है जो क्या कहलाता है भाई? ऑप्शन नंबर सी, जिसको अपन कह सकते हैं यह एक्टिनाइड सीरीज का क्या होता है? सदस्य होता है। बाकी लेंथेनम है ये अपने आप में लेंथेनाइड का होता है, ल्यूटीशियम है वो भी अपने आप में उसी में पाया जाता है। तो बच गया कौन? हमारा यहाँ राइट ऑप्शन या राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा कौन सा? अगला थोरियम। तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 7 में। अगला क्वेश्चन हमने बुलाया और क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है ध्यान से देखिए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन की भाषा आपको थोड़ी सी अटपटी है जो भ्रमित करने की कोशिश करेगी कि 17984 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में अपने प्रयोगों की मदद से जल की संरचना की खोज, तो ये अभी अभी बताया था आपको हेनरी कैवेंडिश, जो क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। तो हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज करी थी और वैसे इनका अनुपात पूछे तो हाइड्रोजन और जल में इनका रेशो जो होता है वो तो 2:1 है, लेकिन इनका द्रव्यमान का अनुपात पूछे तो आप बता सकते हो 2:16, यानी इसको हम कट कर दें तो 1:8 करके नहीं हमें इसका रेशो प्राप्त होता है। तो ये सारी बातें इस जल से संबंधित थी या जल के फॉर्मूला से संबंधित थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ रहा है 9th नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है भाई? ध्यान से देखे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प हैं जिसमें कि सभी संक्रमण यानी हाइब्रिड अपने आप में मेटल्स हैं या मेटलॉइड पाई जाती हैं। तो सबसे पहला आ रहा है सोडियम और मैग्नीशियम। तो इनको तो अपन कह ही नहीं सकते, एम में अपने आप में यहाँ कोई धातु नहीं है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये तो अपने आप में उसी में पाए जाते हैं। किस में? तो इनमें से दो तो होते हैं वो अपने आप में सेकंड में पाए जाते हैं जिनका नाम देते हैं क्षारीय मृदा धातु। फिर हमारे पास आता है कॉपर, फेरस, निकल और टाइटेनियम। फिर आता है फिर कल बार आई एंटी। फिर आता है हीलियम, नियोन, आर्गन और एयू। तो हमें पता है हीलियम, नियोन, आर्गन ये तीनों तो हैं क्या? नोबल गैस हैं, नोबल गैस हैं। और ये अपने आप में एयू जो होता है सोना, ये भी हमारे पास क्या है? नोबल मेटल होती है। तो
सोना जो है उसकी क्रियाशीलता अपने आप में क्या है, सबसे कम है, इसलिए इसका नाम पड़ गया नोबल मेटल। और ये गैसें तो हमारी है ही नोबल गैस, जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती हैं। अक्रिय गैसें इनको कहते हैं, उत्कृष्ट गैस इनको कह देते हैं। ये ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 में पाई जाती हैं। फिर इसके बाद आ रहा है फ्लोरीन, क्रोमियम, ब्रोमीन, आयोडीन। इनके बारे में तो आप शकल देख के जान गए होंगे कि ये सारे के सारे क्या हैं, हैलाइड कंपनी के निशान है। तो इसका मतलब ये तो हैलाइड पाए, तो हैलाइडों के रूप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। फिर बच गया कॉपर, फेरस, निकेल और टाइटेनियम, जिनके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई साहब ये अपने आप में सारे के सारे क्या हैं, संक्रमण तत्व हैं, संक्रमण तत्व हैं, यानी जिनको अपन हाइब्रिड एलिमेंट्स कह सकते हैं। वो हाइब्रिड एलिमेंट्स ही अपने आप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अपन ने फिर बातचीत करी तो क्वेश्चन नंबर अगला आ रहा है भाई, ध्यान से देने के। ऑप्शन नंबर, यहाँ ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा राइट आंसर होगा भाई, ऑप्शन बी जो है वहाँ आपका विकल्प सभी जिसमें संक्रमण धातु हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन आपके इस सीरीज का। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है उस तत्व की पहचान कीजिए जिसका परमाणु क्रमांक अपने आप में कितना है, 7 है। तो इसके लिए तो मैंने आपको बता रखा है 1 से लेकर के 20 या 25 तक के मिनिमम एलिमेंट और उनके एटॉमिक नंबर और उनके एटॉमिक मास, ये सभी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो उसमें से इसी सीरीज में मैं आपको लिखवा देता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास में 10 तक के तो होने ही चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और साथ में आ जाता है लास्ट में नियोन। तो ये हमारे के सारे जो तत्व हैं वो आपके सामने उपस्थित हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 10 एलिमेंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। उनमें से आप बता सकते हो कि 7 नंबर पे कौन आ रहा था भाई, 7 नंबर पे हमारे पास में आ रहा है नाइट्रोजन। और क्लोरीन हमारा आता है कितने नंबर पे भाई, 17 नंबर पर। कैल्शियम हमारा आता है कितने पर, 20 नंबर पे। और ऑक्सीजन जो आता है वो हमारा आता है 8th नंबर पे। तो ये सारे के सारे हमारे क्या थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ कि सेशन जो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने भाइयों के साथ इनको शेयर भी करें सकते हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।